नमस्कार, आप सभी का स्वागत इकोनॉमी टुडे में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज आपको बताएंगे हम ना सिर्फ इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर, बल्कि बात करेंगे कारोबार जगत की भी तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज दिल्ली में भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च करेंगे। उच्च विशिष्टता वाला ये ईंधन वाहन निर्माताओं इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के परीक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकारों की राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण अगस्त में 5 महीने के उच्च स्तर पर रहा। यह पब्लिक क्षेत्र में नियुक्ति में हुई बढ़त का भी संकेत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के जारी NPS आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के मासिक नए सदस्यों में बढ़ोतरी हुई है। GST अधिकारियों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक 1 लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन कंपनियों पर टैक्स चोरी का आरोप है। और अमेरिकी और एशियाई बाजारों में उथल पुथल का दौर जारी। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो टॉप लाइन्स आपने जानी आज की हमारी 4 प्रमुख टॉप लाइन्स। और अब आगे बढ़े, इससे बात करते हैं मार्केट को लेकर। जी हाँ, गिफ्ट निफ्टी या सेंसेक्स की क्या स्थिति है, सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। जो आंकड़े अभी तक हमारे सामने आए हैं, क्या वो स्थिति गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 106.50 अंकों की गिरावट के साथ 19,070 रुपये पर ये नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं गिरावट के साथ फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी तक यहाँ हम देख पा रहे हैं। और अगर सेंसेक्स ओपनिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं करीब 310.8 अंक एक नीचे ये गया है और उसके बाद 63,738.25 पे कारोबार करता नजर आया। तो कहीं ना कहीं लाल निशान वो भी ज़्यादा बड़ा हमें दिख रहा है। एक गिरावट के साथ कारोबार होता नजर आ रहा है। निफ्टी 50 ओपनिंग की बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 101 अंकों की जो गिरावट है वो नजर आ रही है। 101.05 अंकों की गिरावट। इसके बाद निफ्टी 50 19,021.10 दर्ज किया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अभी तक क्या देखिए, जो आज के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तेज़ी है वो नज़र आ रही है। खासतौर से अगर हम यहाँ देखें तो 19.05% की तेज़ी है। उसके बाद सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो 14.75% की तेज़ी। और साथ ही प्राइस जॉनसन में आप देख सकते हैं 9.51% की तेज़ी। एक्सिस बैंक में भी 8 से अधिक की जो 8% से ज़्यादा की तेज़ी है। और इसके साथ साथ और भी जो तेज़ी है, आज के टॉप गेनर्स आपने जान लिए हैं किस तरीके से तेज़ी के साथ जो कारोबार है वो अभी तक इसमें देखा गया है। ये आज के 5 टॉप गेनर्स। लेकिन आज के टॉप लॉसर्स की अगर बात की जाए, जहां देखिए लाल निशान हमें नज़र आ रहा है। M&M की बात की जाए, टेक की बात करें, हिंडाल्को की बात की जाए, अडानी ENT की बात की जाए या हीरो मोटोको की हम बात करें तो गिरावट के साथ आप देख सकते हैं आज के ये टॉप लॉसर्स दर्ज किए गए हैं। 2.44% से गिरावट लेकर और आप देख सकते हैं 1.33% तक की जो गिरावट है वो इनके में फ़िलहाल दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई हमारे टॉप लॉसर्स की और टॉप गेनर्स भी आपने जान लिए हैं। और अभी अगर बात की जाए ग्लोबल मार्केट की तो आप देख सकते हैं US मार्केट, यहाँ भी लाल निशान जो है वो लगातार नज़र आ रहा है। एक गिरावट जो है वो हम देख पा रहे हैं। सुस्ती जाहिर तौर पर देखी जा सकती है। डॉ जोन्स पे आप देख सकते हैं, S&P 500 में भी और नेस्डेक में भी करीब 318.65 अंकों की जो गिरावट है वो फिलहाल यहाँ पे दर्ज की गई है US मार्केट में। और इसी का जो प्रभाव है वो हम देख भी पा रहे हैं। जो क्षेत्र हैं अलग अलग, हालांकि यूरोपियन मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ हम हरा निशान हमें ज़रूर देखने को मिला। FTSE की बात की जाए, CAC की बात की जाए, डेक्स की हम बात करें तो यहाँ एक तेज़ी जो है यूरोपियन मार्केट में फ़िलहाल दर्ज की गई है। खासतौर से 24.64 अंकों की जो तेज़ी है FTSE में दर्ज हुई, 21.42 अंकों की तेज़ी CAC में भी दर्ज की गई और डेक्स में भी करीब 12 अंकों की तेज़ी जो है वो फिलहाल नज़र आई है। अब नज़र डालते हैं एशियन मार्केट पर भी, तो यहाँ लगभग वही स्थिति जैसा हमने US मार्केट का हाल देखा था। निकेई की अगर बात की जाए तो 667.48 अंकों की गिरावट है। हैंगसेंग की बात करें 165.68 अंकों की गिरावट। तो कॉस्पी में भी 54.49 अंकों की गिरावट जो है वो फिलहाल नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं उथल पुथल जो है मार्केट में है। और ब्रेंट क्रूड की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 0.35 की जो गिरावट है वो नज़र आ रही है ब्रेंट क्रूड में, यानी $89.78 प्रति बैरल ये फिलहाल दर्ज किया गया है। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। अब आइए बात करते हैं आज के फोकस की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। वहीं मेक इन इंडिया के जरिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, जिसे देखते हुए विदेशी कंपनियां भारत में अपने प्लांट खोलने की योजना बना रही हैं। अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन ने हाल ही में अपने प्लांट को लेकर भारत में काम भी शुरू किया, तो वहीं गूगल, IBM और जेटवर्क जैसी कंपनी भी भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा देते हुए निवेश का ऐलान कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच जुलाई 2023 में जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन यानी MOC को मंजूरी दे दी है। इस MOC का उद्देश्य उद्योग और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को संवर्धित करने की दिशा में भारत और जापान के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है, जिससे आने वाले समय में एक दूसरे के बेहतर सहयोग से IT क्षेत्र में रोजगार सृजन भी हो सकेगा। वहीं देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए गूगल ने अपने पिक्सल फोन की नई सीरीज को भारत में ही बनाने का फैसला लिया। गूगल गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन का केंद्र बनाने जा रही है। हाल ही में PM मोदी ने गूगल CEO सुंदर पिचाई के साथ वर्चुअल वार्ता में कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की योजनाओं पर चर्चा भी की थी। गूगल ने भारत में HP के साथ मिलकर क्रोमबुक बनाने का फैसला लिया है। I'm very excited to announce in the presence of the Honorable Minister our plans to manufacture the Pixel series of smartphones in India. वही साल 2022 और 23 में देश में 8.25 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्माण किया गया। इस सेक्टर में 16% की सालाना वृद्धि दर रही है और बीते 5 सालों में ये 2 गुना हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में PLI के लिए 32 कंपनियों का चयन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सेक्टर के लिए 1000 करोड़ रुपए PLI राशि तौर पर स्वीकार किए हैं। अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन ने हाल ही में अपने पहले प्लांट पर काम शुरू किया है। वहीं वेदांता ने गुजरात सरकार के साथ मिलकर जापानी निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिकॉर्न कंपनी जेटवर्क ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 1000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। Prime Minister Narendra Modi ji has a vision of India becoming a semiconductor nation, India becoming a global power in semiconductors and electronics. And for that, a large number of things have been implemented in the last 15 months. A very important part of this is to create within India the capabilities of being a leader in semiconductor research for the coming 10 years. वहीं हाल ही में IBM ने भारत में AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम प्रौद्योगिकी में नवाचार को आगे बढ़ाने और इसमें तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समृद्ध 3 संस्थानों के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की थी। देश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर एक साथ फोकस कर रही है। भारत 5G इकोसिस्टम के मामले में दुनिया में टॉप 2 देशों में शामिल हो चुका है और 6G को लेकर 2000 से ज्यादा पेटेंट मंजूर हो चुके हैं।
वहीं दशकों तक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के ना होने और कई अवसरों को गंवाने के बाद अब हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत सेमीकंडक्टर के परिदृश्य में अपनी स्थिति को बदलने और विश्व के सेमीकंडक्टर मानचित्र पर एक प्रमुख भूमिका में जल्द ही नजर आएगा। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियां निवेश का ऐलान कर रही हैं हमारे देश में, जो कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सीधे तौर पे अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी बेहतर है। इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए आइए रुख कर लेते हैं। हांगकांग से हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रसून शर्मा, आप संस्थापक और CEO हैं WS के। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रसून जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, किस तरीके से आप देखते हैं जब सेमीकंडक्टर की जो भूमिका है उसका महत्व जो है हर एक देश जानता है, लेकिन अब भारत की अगर बात की जाए तो कोशिश ये है कि हम आने वाले सालों में सेमीकंडक्टर हब बन सके। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ना सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। और ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ भारत सरकार चल रही है। भारत के लिए क्या फायदा होगा? तकरीबन 12 लाख के आसपास सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जॉब्स क्रिएट करेंगी। और ना सिर्फ हमने ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप होगी इस MOC के तहत, बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप भी होगी, तो जिससे इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा। इसके साथ साथ एक भारत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया था, एक रिसर्च सेंटर बनाने का, जो स्पेसिफिकली जैसे सिलिकॉन वैली चिप लैब्स है या MIT चिप लैब्स है, उससे बेहतर या उसके इक्विवेलेंट ये रिसर्च सेंटर होगा। और उसके साथ मिशन ओरिएंटेड एम दिया गया है कि पहले 18 महीने में हमारी पहली एक चिप डिजाइन हो जाएगी जो कि कमर्शियली यूज कर सकेंगे। तो अभी बदलते जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में चिप मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का प्रायोरिटी बन गई है। चाहे वो खासकर डिस्प्ले स्क्रीन हो, चाहे हमारी ये टीवी या जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हैंडसेट से लेके मोबाइल हैंडसेट तक। तो ये सारे जो अगर आप फोन्स भी कर रहे हैं तो नॉर्मली 12 से 50 चिप्स अलग अलग तरीके की यूज कर रहे हैं आप, बहुत सरल भाषा में। तो ये सारा ही विश्व भारत की ओर देख रहा है। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास कैपेसिटी है और अब हमारे पास पार्टनरशिप्स भी है, रिसर्च के लिए भी और कमर्शलाइजेशन के लिए भी। जी प्रसून जी, और जैसा आपने कहा कि कोशिश यही की जा रही है कि कैसे और जो क्षमताएं हैं इस क्षेत्र की उनको निखारा जा सके। और उसी कड़ी में जब हम देखते हैं कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो अब भारत में निवेश में अपनी रुचि दिखा रही हैं, अलग अलग कंपनियों की अगर बात की जाए जाहिर तौर पर वो अब आगे बढ़कर आ रही हैं, और उसी के जरिए हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा बढ़ावा तभी इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। जी बिल्कुल, ना सिर्फ विदेशी कंपनियां, हमारा जो होम ग्राउंड टैलेंट है, अगर आप स्टार्टअप्स देख लीजिए चिप सेक्टर्स या हार्डवेयर सेक्टर्स में, वही स्टार्टअप्स हमारे डिफेंस इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कंट्रीब्यूशन करेंगे। और इसका एक ओवरऑल आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, जो हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट कम हो रहा है, क्या इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और हमारा अब हम हैंडसेट मैन्युफैक्चरर ऑलमोस्ट नंबर 1 हैंडसेट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स हैं। तो ये धीरे धीरे सभी डोमेन्स में हमें ये टीवी पैनल्स में करना है, हमें ये हैंडसेट्स में करना है। अभी पिछले कुछ समय पहले गूगल ने अपना पिक्सल फोन यहाँ बनाने के लिए अनाउंसमेंट किया। वो इसीलिए किया क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि ये इकोसिस्टम, चाहे वो डिस्प्ले स्क्रीन हो, चाहे अंदर जो चिप्स बन रहे हैं और जो डिजाइनर्स या जो टैलेंट चाहिए उनको, वो सभी अब भारत में बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये पूरा एक बड़ा इकोसिस्टम ना सिर्फ भारत के लिए, आसपास की छोटी कंट्रीज चाहे वो बांग्लादेश या श्रीलंका है, उनको भी बहुत बेनिफिट करेगा। जी बिल्कुल। और प्रसून जी, खासतौर से जैसे माइक्रॉन की अगर बात की जाए, ये कुछ इस तरह की बड़ी कंपनियां हैं जो जिनके साथ साथ ना सिर्फ हम कह रहे हैं कि वो अपने निवेश को बढ़ा रही हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो IT क्षेत्र, साथ ही से जुड़े जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें रोजगार का सृजन भी होगा, लोगों को जो नई नई नौकरियों के जो अवसर हैं वो भी मिलेंगे। जी बिल्कुल, माइक्रोन जैसे मेनली टेस्टिंग और वैलिडेशन करती है, हमें फैब्रिकेशन पे ज्यादा फोकस हमारी भारत सरकार कर रही है कि ये जो चिप या जो
सेमीकंडक्टर से यहाँ फैब्रिकेट या बनने चाहिए सरल भाषा में, और उस पे फोकस किया जा रहा है। और उसके लिए एक बहुत बड़ी PLI स्कीम्स भी भारत सरकार ने अनाउंस करी है। तो ना सिर्फ ये नौकरियां देगा, एक मतलब हाई क्वालिटी और हाई पेड नौकरियां जनरेट करेगा, तकरीबन 12 लाख के आसपास। जी बिल्कुल प्रसून जी, लेकिन सिर्फ अगर इस क्षेत्र को हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को अगर देखा जाए, तो जो मेक इन इंडिया है उसको भी लगातार हम बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या इसी के ज़रिए हम कोशिश एक मान सकते हैं कि जो अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें पायदान पर है, धीरे धीरे वहीं से हम आगे बढ़ेंगे और जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के तीसरे स्थान पर पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, और जैसे ये रिसर्च कह रहे हैं, भारत को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 40% कंट्रीब्यूशन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से आएगा। और यही जो बड़े जो आप कह लीजिए रेवेन्यू जनरेशन हब हैं, वो सेमीकंडक्टर्स या हार्डवेयर्स हैं, और तो ये बहुत बूस्ट करेंगे और सारी डोमेन्स को बूस्ट करेंगे, चाहे हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी हो उसमें चिप्स, या और चाहे हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग हो जो आगे आने वाले टाइम में या अभी से ही काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। और ये हमारा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारा जनधन या जैम ट्रिनिटी है, इसके साथ अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये पब्लिक गुड्स के लिए भी है, कमर्शियल एंटिटीज के लिए। तो ओवरऑल एक भारत डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी का एक्सपोर्ट हाउस बन चुका है और आगे प्रोग्रेस कर रहा है हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लाइंस को इंक्लूड करके। जी, और शायद उसी डिजिटल इकोनॉमी को देखते हुए जो दूसरे देश हैं, जो विदेशी और अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो आकर्षित हो रही हैं। उनके लिए शायद भारत की अर्थव्यवस्था एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ध्रुव तारे के समान हो चुकी है। जी बिल्कुल, अगर आप जो लो हैंगिंग फ्रूट जिसको बोलते हैं कि हम सॉफ्टवेयर पार्टनरशिप बड़ी तेजी से हो रही है, जैसे हमारे UPI जा रहा है, या हम अपने जो हेल्थ का जो हमने कोविन ऐप बनाई है वो हम आगे दे रहे हैं। तकरीबन 28 से 30 जो देश है वो UPI के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे ही जब हमारा हार्डवेयर इकोसिस्टम बढ़ेगा तो हम ये जो सप्लाई चेन से जैसे वो बाकी देशों को भी दे सकेंगे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गुड के लिए भी कर सकेंगे, खासकर हेल्थ या सेंसर्स रिलेटेड इश्यूज के लिए। जैसे भारत में जब कोरोना चला था तो 90 दिन में वेंटिलेटर बना के दिखाया, तो आगे अब ये चिप्स में भी भारत वर्ल्ड को दिखा रहा है अपनी कैपेबिलिटी, और ये एक अलग से मिनिमम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब 1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेगा भारत की इकोनॉमी में आगे आने वाले सालों में। बिल्कुल प्रसून जी, और हर एक उत्पाद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम है। लेकिन ऐसे में आने वाले समय में आप किस तरीके से देखते हैं जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है इसको? ये बहुत क्रिटिकल है। चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लीजिए, वहां पे अगर आपको बैटरी का चार्जिंग सिस्टम का पता करना है, चाहे अपना हैंडसेट देख लीजिए, चाहे अपनी हेल्थ वॉच देख लीजिए, चाहे अपना टीवी स्क्रीन, वॉशिंग मशीन, जिसमें भी बेसिक इंटेलिजेंस है या डिस्प्ले है, उसमें चिप यूज हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ऐसे प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं। और अगर ये मेड इन भारत हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा जो सशक्त और समर्थ भारत की तरफ जो हम चल रहे हैं वो रियलाइज हो जाएगा। और ना सिर्फ फिर भारत जब बनाता है तो चाहे हमने वैक्सीनेशन बनाई तो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता, पूरे विश्व को वो उसके फायदे प्रदान करता है। जैसे हमने वैक्सीनेशन तकरीबन 150 देशों को दी थी। जी तो बिल्कुल, क्योंकि भारत बात करता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की, और उसी के तहत हर तकनीक की बात की जाए, जैसा आपने वैक्सीन का जिक्र किया, उसी के तहत हम मान सकते हैं कि लगातार कोशिशें जारी हैं। फिलहाल प्रसून जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है किस तरीके से आगे बढ़ा और किस तरीके से वो मदद करेगा अर्थव्यवस्था को और मजबूती ना सिर्फ देगा बल्कि जो हमारी तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था है वो और गति के साथ आगे बढ़ सकेगी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर
इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी वाली 43वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस और योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है ये। पीएम मोदी ने 7 राज्यों में चल रही 8 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी कुल लागत लगभग 31,000 करोड़ रुपए है। इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति और सिंचाई, 2 परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों और कनेक्टिविटी के विस्तार, जबकि 2 परियोजनाएं रेल तथा मेट्रो रेल से संबंधित हैं। ये परियोजनाएं बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल, उपग्रह इमेजरी जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ मिलकर परियोजनाओं के लिए स्थान और भूमि आवश्यकताओं से संबंधित कार्यान्वयन और योजना के विभिन्न मुद्दों का समाधान करने में मदद कर सकता है। उन्होंने उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने वाली सभी हितधारकों को बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि जिन सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, वहां हितधारकों को जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाओं की सफलता हितधारकों को परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए प्रेरित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन एंड USOF परियोजनाओं के तहत मोबाइल टावर और 4G कवरेज की भी समीक्षा की। USOF के तहत 33,573 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए 24,149 मोबाइल टावर स्थापित किए जाने हैं। वहीं रियाद दौरे पर गए केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री बनजीर इब्राहिम अल खरैफ से मुलाकात की। एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए पीयूष गोयल ने लिखा, भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए आशाजनक अवसरों पर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रियाद में NEOM प्रोजेक्ट के CEO नदीम अल-नस्र से भी मुलाकात की। एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए पीयूष गोयल ने जानकारी दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज दोपहर दिल्ली में भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च करने वाले हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इसे लॉन्च किया जाएगा। गौरतलब है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत में रेफरेंस ईंधन और डीजल का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल के परीक्षण के लिए किया जाता है। उच्च विशिष्टता वाला ये ईंधन वाहन विनिर्माताओं और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी यानी ICAT और ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी परीक्षण एजेंसियों के परीक्षण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्या कांत घोष ने बताया कि वित्त वर्ष 2027-28 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 20 साल में हमारे देश की GDP 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। हमारा हिसाब से इंडिया जापान को ओवरटेक कर लेगा बाई मार्च 2028। IMF को हिसाब से 2027 में, हमारा हिसाब में जो फिजिकल ईयर जो हम बोलते हैं, जो मार्च 2027 से अप्रैल 2027 से मार्च 2028 तक चलेगा, उसके अंदर इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। इसमें मैंने एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप
पुराना डेटा देखें, हमारा जो डॉलर रेट ऑफ ग्रोथ है वो अराउंड 9% है। उसके साथ अगर आप रूपी जो डेप्रिसिएशन होता है उसका अगर 1.5 से 2% लगा लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 11% होता है। तो अगर हम सिर्फ आज का दिन मान लें कि हमारा ग्रोथ ये 6.5% रहे और 11% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहे अगले 20-25 साल तक, उसका हमारा इकोनॉमी का साइज 20 से 25 ट्रिलियन होगा अगले 20 साल के अंदर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बढ़ते जाएगा और मुझे लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एज अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ये हमको 3 साल 4 साल के अंदर ही हमको मिल जाना चाहिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में करीब 4 से 5 साल को ही देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान से तीसरे पायदान पर पहुंच सकती है। फिलहाल आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, कल आपको बताएंगे और मार्केट अपडेट्स, लेकिन आज के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।